जय हिंद दोस्तों। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखेंगे बाल विकास यानी सीडीपी। सीडीपी का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला सवाल है, डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है लिखने की अक्षमता से, पढ़ने की अक्षमता से, आंखिक अक्षमता से या तार्किक अक्षमता से। तो देखिए डिसलेक्सिया का संबंध होता है पढ़ने की अक्षमता से। ठीक है, अगर बच्चे बी को डी बोल रहा है और डी को बी बोल रहा है तो समझ जाइए कि वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है, यानी पढ़ने की अक्षमता से ग्रसित है। और लिखने की अक्षमता को डिसग्राफिया कहा जाता है और आंखिक अक्षमता को डिसकैलकुलिया कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। किस लिए बढ़ावा देना चाहिए? तो कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चे को पुरस्कृत करके, प्रतिस्पर्धा करके, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके। यही हो जाएगा, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके ही बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे को पुरस्कृत करना ये नेगेटिव है, नेगेटिव थिंकिंग है। कंपटीशन ये भी नेगेटिव थिंकिंग में आएगा। कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करना ये भी नेगेटिव में आएगा। तो जो सेंटेंस, जो बात, जो आंसर नेगेटिव थिंकिंग देता है वो कभी भी बाल विकास में यानी सीडीपी में आंसर नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, थोड़ा सा गला खराब है 3-4 दिन से। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? कुशल मुखाध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक, पुरस्कार और दंड। देखिए इसमें हो जाएगा ये सभी। अच्छे अनुशासन के महत्वपूर्ण घटक जो हैं वो हैं आपका कुशल मुखाध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक और पुरस्कार और दंड। याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर की, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण कौन सा है? एक जो आदर्श अध्यापक है उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? तो देखिए आदर्श अध्यापक में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होता है, विषय का पूर्ण ज्ञान होता है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, आदर्शवादी आचरण होता है उसका, अनुशासन प्रियता होता है और शिक्षण कौशल युक्त होता है। यानी इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। चलिए, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य यानी 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप समान कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन जो है ये सिरिल बर्ट का है। सिरिल बर्ट का, ऑप्शन 2। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के बीच अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। बर्ट का मत है कि जिस बालक का शैक्षिक यानी बौद्धिक उपलब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जा सकता है। चलिए 7 नंबर सवाल देखेंगे। 7 नंबर सवाल है, नहीं 6 नंबर सवाल है कि आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उससे बातचीत करेंगे या उसके माता पिता से शिकायत करेंगे? तो देखिए डांटना तो ये नेगेटिव थिंकिंग है, तो उसे डांटेंगे नहीं। प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, प्रधानाचार्य से शिकायत नहीं करना है, उससे बातचीत करेंगे। उससे क्या करेंगे? उससे बातचीत करेंगे। और माता पिता से तो शिकायत करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, उससे बातचीत करेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, उससे बातचीत करेंगे। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं तो अच्छा दिखेगा। उससे बातचीत करेंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए पियाजे
ठीक है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में बुद्धि के विकास के 4 चरण दिए हैं। संवेदीगामक अवस्था, ये 0 से 2 साल होता है, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 साल तक होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है आपका 7 से 11 वर्ष तक, ठीक है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये होता है आपका 11 से 15 वर्ष तक, ठीक है। तो पियाजे की जो अवस्था है संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है, वो है आपका ऑप्शन 3। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है थोड़ा सा तार्किक चिंतन करता है, और औपचारिक अवस्था ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए कि एनसीईआरटी 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए? मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित परीक्षण के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर, या प्रेक्षण के आधार पर? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रेक्षण के आधार पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा 2 अर्थात पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों का मूल्यांकन प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। चलिए संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए संस्कृति पर शिक्षा का बहुत ही प्रभाव पड़ता है। संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति का परिष्करण, ये तीनों यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है किससे? देखिए कोमल शिल्प उपागम ये संबंधित है मनोविज्ञान सिद्धांतों के अनुप्रयोग से, ठीक है। एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य क्या है? तो वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह उच्च बुद्धि वाली है, या वह हास प्रयास वाली है, या फिर वह संतुलित व्यवहार रखती है? तो ये हो जाएगा वह संतुलित व्यवहार रखती है, संतुलित व्यवहार रखती है, ठीक है। संतुलित व्यवहार करने वाले शिक्षकों में भावात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा होता है। चलिए 12 नंबर देखिए, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन कौन सा है? इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूं। चलिए, ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं, वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वेद होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1, 2 एवं 3, 1, 2 एवं 3, ठीक है। चलिए, विद्यालय का कार्य क्या होता है? संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण। तो विद्यालय का कार्य हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। आगे है सामाजिक जीवन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक कौन सा है? तो देखिए सामाजिक जीवन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक कौन सा है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, शिक्षा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार किसी समाज या राष्ट्र के विकास के लिए उस राष्ट्र के नागरिकों का शिक्षित होना अति आवश्यक है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय दृष्टिवादिता संस्थान यानी NIVH, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका देहरादून में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे शिक्षा की प्रक्रिया के अंग कौन से होते हैं? शिक्षा की प्रक्रिया के अंग कौन से होते हैं? तो देखिए शिक्षा की प्रक्रिया के अंग जो होंगे वो हो जाएंगे शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम, ये तीनों होंगे तभी शिक्षा की प्रक्रिया का ये होगा, यानी ये सभी हो जाएगा। आगे प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए? तो योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, ठीक है, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दोनों एक ही साथ दिया है। रिपब्लिक है, ठीक है, रिपब्लिक का लेखक कौन है? रिपब्लिक का लेखक कौन है? यह एक पुस्तक है।
तो इसका लेखक है प्लेटो। ठीक है, इसका लेखक कौन है? प्लेटो। उसके बाद दूसरा नंबर है आपका एमिल एंड एजुकेशन। एमिल एंड एजुकेशन, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है रूसो। उसके बाद है दी स्कूल एंड सोसाइटी। इसके लेखक कौन है? तो दी स्कूल एंड सोसाइटी जो है इसके लेखक है आपका जॉन डीवी। संध्या विधि, इसके लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती याद रखिएगा। ठीक है। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल, सुकरात, किलपेट्रिक या अरस्तु? तो खेल विधि शिक्षण विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल हैं, याद रखिएगा। अगला सिरिल बट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। ठीक है, सिल्बर्ट का मत है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है वे पिछड़े बालक होते हैं। चलिए आगे है, प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, यह क्या है? तो यह है आपका लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा, यानी ये नेगेटिव सोच देता है। ठीक है। प्रतिभाशाली, इसको मैं समझा देता हूं कि लैंगिक पूर्वाग्रह मतलब क्या होगा कि लड़के और लड़कियों में अंतर होना। ठीक है। प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। कौन सी विशेषता होती है? तो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, ठीक है, उसमें आपका जो विशेषता होता है वो होता है बुद्धि लब्धि 110 से अधिक होता है, अधिक महत्वाकांक्षा, विस्तृत शब्दकोश, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है। अनुशासन प्रिय होता है, ज्ञानेंद्रियों का शीघ्र विकास होता है और उच्च व्यक्तित्व भी होता है। चलिए सृजनवाद में क्या होता है? तो देखिए सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है। सृजनशीलता का तात्पर्य नए विचारों की उत्पत्ति है और सृजनवाद एक विचार है, व्यक्तिगत विकास पर आधारित है और इसके अंतर्गत मूल उद्देश्य बालक का हर क्षेत्र में विकास यानी बाल केंद्रित होना चाहिए। अगला निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? तो संवेगात्मक और सामाजिक विकास बच्चे का जो होगा वो कौन सी परिस्थिति में होगा? तो वो हो जाएगा 2 नंबर, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावना का सम्मान किया जाए, ये हो जाएगा। ठीक है, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावना का सम्मान किया जाए। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए। 25 है, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो कक्षा का गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल है कि भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल यानी धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 गोपाल कृष्ण गोखले ने। बड़ौदा नरेश सयाजी रावजी गायकवाड़ से प्रभावित होकर गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्र सभा के समक्ष मार्च 1910 में प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार संबंधी बिल प्रस्तुत किया था। 27 है, मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? तो मूल्यांकन से अभिप्राय है आपका छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। ठीक है। चलिए 28 है, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया? तो हस्तकला केंद्रित। ठीक है, गांधी जी ने वर्धा कमीशन का निर्माण किया और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा की गई और इस कमीशन ने हस्तकला के द्वारा शिक्षा देने का सुझाव दिया था। छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है, तो इससे क्या होता है? इससे सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन मिलता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि यह एक मौखिक प्रशंसा है जिससे बच्चे प्रोत्साहित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना, विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। ठीक है, यानी 1, 2 और 3 तीनों। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद
देखिए अगले वीडियो में आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।